चलिए भाई सब। सो भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में। सर, आर्टिकल है यहाँ पे कौन सा, 20 वाला। आर्टिकल नंबर 19 के बारे में पिछली क्लास में बात जो है वो अपन ने की थी। अब इसके बाद में जो अगला आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है वो है आर्टिकल नंबर 20। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्टिकल आपका है 20 नंबर का, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम में सवाल जो है वो पक्का आ सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 20 के हिसाब से जो राइट दिया गया है वो किसको दिया गया है, हर एक बंदे को दिया गया है। चाहे वो बंदा हमारे देश का सिटीजन होगा और या फिर नहीं होगा, उससे बोले वैसा कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। ठीक है। इसमें कुल मिला के एक दो और तीन बातें जो हैं वो बोली गई हैं। सबसे पहला है सब आर्टिकल नंबर 1। ये क्या कहता है, ये बात करता है अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। किसके बारे में बात करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। मतलब बोले भाई साहब देखिए, आज के दिन पे जो कानून आपका चल रहा है ना, उसके हिसाब से बोले भाई साहब यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा कि कौन सी चीज गुनाह है और कौन सी चीज सही है। ठीक है। और जो भी बोले आप सजा वगैरह देने की बात करोगे तो वो आज के कानून के हिसाब से होना चाहिए, ना कि कोई पुराने कानून के हिसाब से, और ना ही कोई बोले वैसा ऐसा कानून जो कि कांड करने के बाद में आ जाए। ठीक है। सब फॉर एग्जाम्पल, बोले पहले आपका इंडियन पिनल कोड 1860 था। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका ये वाला कानून जब चलता था, अगर उस टाइम पे कोई कांड किया गया, ठीक है, और उसमें जो सजा का प्रावधान दिया गया होगा, और कल को जाके बोले वैसा भी यहाँ पे कानून आपका चेंज हो गया और भारतीय न्याय संहिता 2023 आपका जो है वो बोले भाई साहब यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है। तो बोले जो आपके यहाँ पे सजा सुनाई जाएगी, वो सजा कौन से कानून के हिसाब से होगी। तो क्या कहा गया कि जिस टाइम पे कांड किया गया, उस टाइम पे आपका जो भी कानून चल रहा था उसके हिसाब से जो सजा रहेगी वो सुनाई जाएगी, ना कि किसी नए कानून के हिसाब से। ये समझ में आएगा भाई साहब। ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया। अगर मैं आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 के हिसाब से बात यहां पे करूंगा, ये बात करता है अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के बारे में। क्या कहता है, नो वन शेल बी कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब किसी को गुनहगार मान के नहीं चला जाना चाहिए, किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। ऐसा कानून जो कि अभी फिलहाल आपका चल रहा है, उसको छोड़ के किसी और कानून को आपने फॉलो नहीं किया, इस चीज को लेके आप किसी को गुनहगार जो है वो मान के नहीं चलेंगे एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, एंड शेल नॉट बी लाइबल फॉर द पेनल्टी। ना ही बोले वैसा उसके ऊपर क्या करना है, जुर्माना जो है वो लगाना है, ग्रेटर देन द लॉ प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब जिस टाइम पे आपने कांड किया, कमीशन करने का मतलब क्या होता है, करना, कोई भी चीज को कमिट करना, कमीशन, ठीक है, उसे कहा जाएगा। तो अगर आपने किसी टाइम पे कोई भी कांड जो है वो किया है, ठीक है, उस टाइम पे जो सजा का प्रावधान दिया गया उससे ज्यादा की सजा जो है वो बोले वैसे किसी भी बंदे को मिलनी नहीं चाहिए। सब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बंदा आज के दिन, आज का डेट क्या बोले वैसा, 6/11/2024, आज के दिन किसी बंदे ने कोई कांड कर दिया, ठीक है, और बोले भाई साहब मान लीजिए आज के दिन बोले कहा जाता है कि अगर आपने चोरी वोरी करी तो आपको बोले 2 महीने की जेल जो है वो होगी। ठीक है। हालांकि 10-15 दिन के बाद में जो बोले भाई साहब यहाँ पे कानून है उसको चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर कोई बंदा चोरी करते हुए भी पाया गया तो उस बंदे को 2 साल की सजा होगी। तो क्या कहा गया, सर नहीं, भले ही यहाँ पे 2 साल की सजा का प्रावधान दिया गया होगा, लेकिन जिस टाइम पे कांड कर रहा है उस टाइम पे जितना मैक्सिमम सजा यहाँ पे बोली गई है, आप उससे ज्यादा सजा जो है वो देने का काम यहाँ पे नहीं करोगे। ऐसा सिंपली आपको यहाँ पे बोला गया, राइट बोल, ठीक है साहब। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 20 सब आर्टिकल नंबर कौन सा, पहला। दूसरा, आर्टिकल नंबर 20 सब आर्टिकल नंबर 2, ये बात करता है किसके बारे में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी। क्या बोला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी से इसका मतलब क्या हुआ। सब देखिए, किसी बंदे ने अगर कोई गुनाह किया होगा तो उस बंदे को उस गुनाह के लिए अगर एक बार आप कोर्ट में केस करते हैं और सजा दिलवा देते हैं, बात खत्म होगी भाई साहब। मतलब एक गुनाह के लिए किसी बंदे को एक से ज्यादा बार सजा जो है वो मिलनी नहीं चाहिए। नो वन शेल बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड, पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। कोई बंदा अगर एक ही कांड करता है तो उसे एक कांड को करने के लिए एक से ज्यादा बार बोले भाई साहब पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। सब प्रोसिक्यूशन मतलब केस करना और पनिशमेंट मतलब क्या करना, सजा जो है वो देना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने चोरी करी थी, आपने उसके ऊपर क्या किया, केस कर दिया। केस करने के बाद में कोर्ट ने उसको सजा सुना दी कि बंदे को 6 महीने की जेल कर दी जाए। ठीक है। बंदा 6 महीने की जेल काट के वापस से बाहर आता है, आपने फिर से उसके ऊपर केस कर दिया कि बोले वैसा वैसे ना छोड़ूंगा। ठीक है। तो ये करना अलाउड बोले आपको यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर वो बंदा दोबारा चोरी करे तो
तो नया ऑफेंस हो गया भाई साहब। अगर वो नया ऑफेंस वहां पे कर रहा होगा तो ऐसे केस में अगर आप चाहो तो दोबारा उस पर केस करना और दोबारा बोले वैसे उसको सजा दिलवाना, ये काम जो है वो यहाँ पे किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए इसके बाद में आर्टिकल नंबर 20 सब आर्टिकल नंबर 3 ये बात करता है अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अपने ही अगेंस्ट में गवाही देना। किसी भी बंदे को नो एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जिसके ऊपर इल्जाम लगा है कि भैया तुमने कुछ तो भी कांड कर दिया, उसे कहते हैं क्या? एक्यूज्ड। ठीक है, तो नो एक्यूज्ड शेल बी कंपेल्ड, किसी भी गुनहगार को मजबूर नहीं करना है टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि भैया तुमको अपने ही अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? गवाही जो है वो देनी पड़ेगी, ऐसा मजबूर नहीं करना है। गॉट द पॉइंट? मतलब ये कि अगर कोई बंदा उसके हाथों कोई कांड हो जाता है और अगर वो बंदा कहता है कि वैसे मेरे हाथों से वंसो कांड हो गया और मैं अपने इस पड़ले गुनाह को मानता हूं, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती उसको कह रहे कि ना तेरे को ये मानना ही पड़ेगा कि तेरे हाथों कांड हुआ है और तेरे को ये गुनाह को क्या करना पड़ेगा? कबूल करना पड़ेगा। तो ऐसा बोले भाई साहब सामने वाले के साथ में नहीं करना है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब सामने वाले को अपने ही अगेंस्ट में गवाही देने के लिए मजबूर जो है वो बोले भाई साहब आप यहां पे नहीं कर सकते, ऐसा आपको कहा जा रहा है, राइट बोल, ठीक है साहब। अगला आर्टिकल नंबर 21। सर ये अधिकार हर बंदे को अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी, ऑल द पर्सन, ठीक है। और क्या कहा गया? कहा गया कि नो पर्सन शेल बी डेप्रीव्ड। डेप्रीव करने का मतलब क्या होता है? छीनना। नो पर्सन शेल बी डेप्रीव्ड ऑफ द लाइफ, किसी से उसकी जिंदगी नहीं छीनी जानी चाहिए। एंड द पर्सनल लिबर्टी मतलब कि आजादी जो रहेगी वो भी बोले भाई साहब छीनी नहीं जानी चाहिए, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। मतलब अगर कानून के अंदर प्रावधान दिया गया है कि हाँ ठीक है, सामने वाला बंदा किसी का मर्डर कर देता है तो उसको सजाए मौत हो सकती है और उसकी जिंदगी को छीना जा सकता है। सामने वाला बंदा चोरी कर ले, डाका डाले, ऐसा कुछ अगर वहां पे कर देता है तो भी बोले वैसा अगर आप ये काम करोगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, राइट। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ऐसा यहाँ पे करने का डिसाइड करते हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बोले भाई साहब यहाँ पे आपका क्या होगा? चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। बट इसके अलावा अगर मैं बात यहाँ पे करूं तो क्या कहा गया? बोले भाई साहब नोबडी शेल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड द लिबर्टी, किसी भी बंदे से उसकी जिंदगी और आजादी जो छीनी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और जब आप यहाँ पे आजादी के बारे में बात कर रहे हैं तो बोले भाई साहब राइट टू ट्रेवल जो होगा, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रेवल करना, पूरे कंट्री के किसी भी पार्ट में जाना घूमना, ये भी बोले भाई साहब आपका किस में आ जाएगा? पर्सनल लिबर्टी में आ जाएगा। ऐसा कहां पे कहा गया? सतवंत सिंह साहनी वर्सेस एपीओ का जो केस हुआ था, असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर का जो केस यहाँ पे हुआ था, उसमें बोले वैसा भी ये चीज यहाँ पे कही गई, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और यहाँ पे कहा गया क्या? कि जो लॉ के हिसाब से, लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, किसी को सजा देने की बात कर रहे हो, वो बोले यहाँ पे सेम फॉर ऑल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए मतलब कि गलत नहीं होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए मतलब कि जस्टिफाइड होना चाहिए, कि उसके पीछे जस्टिफाइड कारण जो है वो रहे। एंड इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड ऑप्रेसिव। आर्बिट्रेरी मतलब किसी के हक को दबाने वाला नहीं होना चाहिए, किसी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के हिसाब से आप किसी को सजा देने की बात वहां पे कर रहे हो, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। चलिए, तो ये कहता है आपका आर्टिकल में कौन सा? 21। फिर इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 21A, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? सब बोले 86th अमेंडमेंट आपका आया था, जो कि कब की बात है? बोले 2002 की बात है। ईयर 2002 में 86 नंबर का अमेंडमेंट जो आपका है वो बोले भाई साहब यहाँ पे आया था, और उसके जरिए कहा गया कि जितने भी बच्चे हैं, फिर चाहे वो बच्चे हमारे देश के नागरिक होंगे और या फिर वो बच्चे हमारे देश के नागरिक नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर हमारे कंट्री में वो रहते हैं तो उनके लिए सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी है। स्टेट जो आपका रहेगा यानी कि सरकार जो आपकी होगी, सरकार मतलब कि सरकारी संस्था, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी, इन सबको यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे की उम्र है 6 साल से 14 साल के बीच की, तो उसको फ्री में और कंपल्सरीली पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है ना, वो बोले भाई साहब आपके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, जिनकी एज क्या है? 6 से 14 साल के बीच की है, इनको पढ़ाना,
इनकी जिम्मेदारी जो है वो बोले वैसा आपके यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई माँ बाप आते हैं सरकारी स्कूल में और कहते हैं कि हमारे पास में देने के लिए फीस नहीं है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सॉरी माफ कीजिएगा पर आपको हम यहाँ पे पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास में देने के लिए फीस नहीं है, ठीक है। तो उनको फ्री में और कंपल्सरीली एजुकेशन जो है वो देना क्या है, वो बोले वैसा सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी। फिर इसके बाद में अगला आता है आर्टिकल नंबर कौन सा 22, क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलीगल अरेस्ट। कौन सा अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट। सर कोई बंदे ने अगर किसी टाइप का कोई गुनाह किया होगा, इंडियन पिनल कोड के तहत अगर कोई गुनाह का काम जो है वो किया होगा, या फिर बोले भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कोई गुनाह जो है वो किया होगा, आप अरेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कोई जस्टिफाइड कारण नहीं है, अगर सामने वाले बंदे ने किसी भी टाइप का कोई गुनाह नहीं किया है, तो ऐसे केस में उस बंदे का अरेस्ट जो है वो यहाँ पे किया नहीं जाना चाहिए। उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन की बात जो यहाँ पे करी गई, क्या कहा गया, स्टेट शैल नॉट डू एनी इलीगल अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन विदाउट द लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ द लॉ। किसी भी बंदे को अगर आप अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं और अगर आपके पास में लीगल जस्टिफिकेशन यानी कि लॉ के हिसाब से जस्टिफाइड कारण अगर आपके पास में नहीं है, तो ऐसे केस में आप उस बंदे को अरेस्ट करने का काम जो है यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। लेकिन इस बात का भी एक्सेप्शन दिया गया है। क्या कहा गया, हाउएवर अ पर्सन मे बी अरेस्टेड इन द फॉलोइंग केसेस इवन इफ नो ऑफेंस इज कमिटेड बाय दैट पर्सन। ठीक है, भले ही बोले सामने वाले बंदे ने क्या नहीं किया, किसी भी टाइप का कोई भी कांड नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया, उसके बावजूद उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सर कब, सबसे पहले अगर बात करूंगा, अगर सामने वाला बंदा कौन है, एलियन एनिमी है, तो क्या है, एलियन एनिमी, ठीक है। फॉरेनर है कोई तो भी जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, जो कि बोले भाई साहब एलियन एलिमी मतलब कि जो ऐसी कंट्री है जिसके साथ में हमारा दुश्मनी वगैरह है, उसके साथ में अगर बिलोंग करता होगा तो उसके अगेंस्ट में अगर चाहें तो अरेस्ट करने का काम जो है वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा पाकिस्तान का है, बिना वीजा के बिना पासपोर्ट के अगर हमारी कंट्री में घुस जाता है, तो ऐसे केस में उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा, सब बोले अरेस्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। कौन सा लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मतलब सर बोले आपने कोई कांड किया तो नहीं है, लेकिन हमको यहां पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप कोई ना कोई कांड जो यहां पे करोगे, ठीक है। तो उस कांड को करने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम यहां पे आपको डिटेन करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा जो भी कानून आपका यहां पे होगा उसे क्या कहा जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और उसके तहत अगर अरेस्ट करने का काम किया जाए तो चलेगा सर। एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको देता हूं, जैसे आर्टिकल नंबर 370 को जब एबोलिश करने का काम किया गया था, मतलब कि हटाने का काम किया गया था, उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी बोले भाई साहब आपके क्या थे, पॉलिटिकल नेता वगैरह थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला गया, तो सर नजरबंद कर दिया गया, उनके ही घर में उनको नजरबंद करके रखा गया। क्यों, सर बोले अगर आप लोग बाहर रहोगे तो आप दंगे भड़काने का काम करोगे, तो ये दिक्कत वाली बात जो है वो हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। फिर इसके बाद में आता है आपका अगला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सर एक्सप्लॉइटेशन करने का मतलब यहां पे क्या होता है, इसका मतलब होता है शोषण करना। किसी भी इंसान का शोषण करना ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर चाहे वो बंदा हमारे देश का नागरिक हो, उसका भी शोषण नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बंदा है जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, उसका भी नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो ये जो अधिकार है ये हर बंदे को अवेलेबल है। इसमें दो बातें बोली गई, एक है आपका आर्टिकल नंबर 23 जो हर टाइप के बंदे के बारे में बात करता है, चाहे वो बच्चा होगा, चाहे वो बड़ा होगा, चाहे वो मेल होगा, चाहे वो फीमेल होगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन होगा, और चाहे वो यूथ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए अवेलेबल है। वहीं पे अगर मैं आर्टिकल नंबर 24 के बारे में बात करूंगा, तो ये सिर्फ उन बच्चों के बारे में बात करता है जिनकी उम्र जो है वो 14 साल से क्या है, कम की है। और क्या क्या कहता है ये बहुत ध्यान से, आर्टिकल 23 यहां पे कहता है कि नो पर्सन शेल बी इन्वॉल्व इन द, सबसे पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देह व्यापार। मतलब सर बोले लोगों को खरीदने और बेचने की बात करी जा रही है। अल्लाह क्या बात कर रहे हो, सामान खरीदना बेचना वो तो भी ठीक था, पर आप क्या बोल रहे हो, बोले लोगों को खरीदने और बेचने की बात की जा रही है, क्या चलेगा क्या, आंसर इज नो सर। किसी भी बंदे का देह व्यापार नहीं होना चाहिए, किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मंगवानी है, बेगर, जबरदस्ती आप किसी से क्या नहीं करोगे, भीख मंगवाने का काम जो होगा वो भी नहीं करोगे। और ना ही बोले भाई साहब फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है, सामने वाले बंदे की काम करने की इच्छा नहीं है पर फिर भी आप उससे क्या करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, ठीक है। भले ही बदले में आप उसको अच्छी खासी सैलरी दे रहे होंगे, लेकिन
अगर कोई बंदा जो कहता है भैया मेरे को काम करना ही नहीं है और ये मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, मैं या फिर मैं ये वाला काम जो वो नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आप ऐसे केस में फोर्स लेबर जो है वो यहाँ पे नहीं करवा सकते। और अगर ऐसा करवाते हुए वहां पे पाए जाते हो तो ऐसे केस में सजा का प्रावधान जो है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इट विल बी व्हाट, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इसके बदले में सजा का प्रावधान जो है वो यहाँ पे आपका दिया गया। ये समझा बोल, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आर्टिकल में 24 क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई बच्चा है, कौन है, बच्चा है, जिसकी उम्र की बात अगर आप करोगे तो बोले 14 साल से कम का है, बिलो 14 ईयर्स है, ठीक है, ही शेल नॉट बी एम्प्लॉयड, नो चाइल्ड शेल बी एम्प्लॉयड, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। और अगर बोल दिया एनी चाइल्ड शेल नॉट बी एम्प्लॉयड तो भी चलेगा, एक ही बात हो गई। कहां पे एम्प्लॉय नहीं करना है, सबसे पहली बात फैक्ट्री में नहीं करना है। दूसरा बोले भाई साहब माइन जो खदान आपकी होती है वहां पे एम्प्लॉय नहीं करना है। और तीसरा कोई भी और जो खतरनाक वाली जगह होती है जिसे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, हजार्डस मतलब खतरनाक वाली, खदान की बात आप कीजिएगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे बोले केमिकल का काम किया जाता है, आग का काम किया जाता है, ठीक है, तो ऐसी जो जगह रहेगी ना वहां पे बोले भाई साहब इसको एम्प्लॉय जो है वो करने का नहीं। किसको, बच्चे को। कौन सा बच्चा, जिसकी उम्र जो है वो 14 साल से क्या है, कम की है, उसको फैक्ट्री में, माइन में, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय करने का काम जो है वो करने का नहीं है, ऐसा आपको यहाँ पे बोला गया। राइट बोल, ठीक है साहब, चलिए। फिर इसके बाद में अगला यहां पे आता है फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म को लेके कुछ आजादी जो है उसके बारे में बात यहां पे करी गई। क्या कहा गया सर, बोले आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28, चार बातें हैं जो कि यहां पे आपको बोली गई। सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल नंबर 25 के बारे में बात करूंगा तो ये यहां पे P3 के बारे में बात करता है। सर P3 या फिर बोल दो P और P, क्या PPP मतलब ये कि कोई भी बंदा जो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, आपके पास में पूरी तरीके से आजादी है, यानी कि फ्रीडम है कि आप किसी भी धर्म को सबसे पहली बात प्रोफेस कर सकते हो। प्रोफेस मतलब मानना, मान सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब पालन करना, उसको फॉलो करना, वो कर सकते हो। और या फिर प्रोपगेट कर सकते हो, मतलब कि प्रचार कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात प्रोफेस कर सकते हो मतलब कि मान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो मतलब कि पालन करना, पालन कर सकते हो, और प्रोपगेट कर सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया, प्रचार जो है वो बोले आप यहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। किसको, सब बोले किसी भी रिलीजन को ऑफ देयर ओन चॉइस। आप पैदा किसी और धर्म में हुए थे लेकिन आप किसी और धर्म को मानते हो, वी हैव नो इशू विद दैट। आप किसी भी धर्म को प्रोफेस करो, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करो, किसी भी धर्म को प्रोपेगेट करो। और इवन अगर आप ये कहते हो भैया मैं तो किसी भी धर्म को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक आदमी हूं, वो भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात बोले भाई साहब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर कंसाइंस का मतलब क्या होता है, आपकी अंतरात्मा। आपको किस चीज के अंदर मतलब ये लगता है कि भैया ये जो चीज है वो सही है, ठीक है, या फिर इसके हिसाब से काम होना चाहिए, या फिर किसी को लगता है कि भैया ये जो धर्म है वही सही है, इसके अलावा कोई और धर्म जो है वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आपको जैसा सही लगता है उसे कहते हैं क्या, कंसाइंस, राइट। चलिए, तो ये ध्यान से क्या कहा गया, P3 की बात करी गई, PPP यानी कि प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस, ये बोले आप कर सकते हो। लेकिन एक बात बोले ध्यान रखिएगा, क्या, नो पर्सन शेल बी फोर्सफुली कन्वर्टेड और कंपेल्ड टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी अदर रिलीजन। किसी भी इंसान को आप जबरदस्ती क्या नहीं करोगे, कन्वर्ट नहीं करोगे। किसी भी इंसान को आप मजबूर नहीं करोगे कि भैया आपको स्वयं से प्रोफेशन जो उसको क्या करना होगा, फॉलो जो है वो करना पड़ेगा। किसी और के साथ में जबरदस्ती जो है वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा, राइट, ठीक है साहब। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर कौन सा, 26। ये क्या कहता है, आपका धार्मिक मामला है, इसको आपको जैसे मैनेज करना होगा वैसे मैनेज करो। आपके धर्म का मामला है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे आपको पटाखे बजाने हैं बजाओ, नहीं बजाने हैं मत बजाओ। होली के टाइम पे आपको कलर खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो, ठीक है। या फिर आपको अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से किसी मंदिर की स्थापना करनी है करो, नहीं करनी है मत करो।
और मंदिर की जो आपने स्थापना करी है उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चंदा इकट्ठा करना है, करो। जितना इकट्ठा करना है उतना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफेरेंस जो होगा वो बोले भाई साहब यहां पे करने वाली नहीं होगी। गॉट द पॉइंट। एनी पर्सन और कम्युनिटी बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन हैव राइट टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स इन देयर ओन वे। आप अपने तरीके से अपने हिसाब से मैनेज करो। हम बोले भाई साहब आपके साथ में किसी भी टाइप की कोई भी जबरदस्ती जो है वो यहां पे करने वाले नहीं है। ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 27, ये क्या कहता है? ये सरकार को कहता है। सरकार से कहता है कि आप किसी भी इंसान के ऊपर टैक्स थोपने का काम नहीं कर सकते। स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी वन टू पे द टैक्सेस। किस चीज के लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। बोले भैया किसी एक धर्म को प्रमोट करना है, उसको बोले आगे बढ़ाना है, उसका बोले प्रचार करना है, और या फिर बोले वैसा मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने, चर्च बनाने हैं, और उसके लिए बोले काम करेंगे, टैक्स लगा देते हैं। आपको लगाना है लगाओ, लेकिन जनता को अगर पे करना होगा तो वो पे कर देंगे, अगर जनता को पे नहीं करना होगा तो रहने देंगे। क्या दिक्कत वाली बात है? चलेगा बोले भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? तो ये बात जो है वो बोले भाई साहब यहाँ पे आपकी बोली गई। बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला आपका आता है आर्टिकल नंबर कौन सा, 28। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ संस्था है, कॉलेज होगा, स्कूल होगा, ठीक है, जिसको कि सरकार के पैसे से मैनेज करने का काम किया जा रहा है, बोले तो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज वगैरह जो आपकी होती है उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है। तो नो वन शेल बी कंपेल्ड, किसी भी बंदे को आप यहां पे मजबूर नहीं करोगे कि आपको पार्टिसिपेट करना है इन द प्रेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की कुछ तो भी प्रेयर वगैरह चल रही है, ठीक है, या कुछ तो भी बोले वैसा वहां पे धार्मिक कार्य जो वो किया जा रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसा किसी भी बंदे को क्या नहीं करना है, मजबूर जो है ये बोले भाई साहब आपको करना नहीं है। इस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसा आपको कहता है आर्टिकल में कौन सा, 28, राइट। चलिए फिर इसके बाद में आते हैं लास्ट के दो आर्टिकल, आर्टिकल 29 और दूसरा कौन सा, आर्टिकल नंबर 30। ये क्या कहता है? सब बोले जो अल्पसंख्यक है ना, मतलब माइनॉरिटीज वाले, इनका बोले अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, ठीक है, अधिकार जो है वो यहां पे दिया गया। और अपने रिलीजन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी भाषा के बारे में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिकार जो है वो यहां पे दिया गया। ठीक है। दो बातें बोली गई, एक है आर्टिकल नंबर कौन सा, 29, और दूसरा है आर्टिकल नंबर कौन सा, 30। क्या कहता है? अगर मैं 29 के हिसाब से बात करूंगा तो कहा गया कोई भी बंदा जो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी ऑफ द माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, जाति के बेसिस पे जिन लोगों का संख्या क्या है हमारी कंट्री में कम है, भाषा के बेसिस पे जो हमारी कंट्री में क्या है कम है, कल्चर यानी कि स्क्रिप्ट के बेसिस पे जो हमारी कंट्री में क्या है कम है, ठीक है, दे हैव फ्रीडम टू प्रिजर्व। आपके पास में आजादी है, आपके पास में फ्रीडम है क्या करने का, सब प्रिजर्व करने का, मतलब संभाल के रखने का, संजोने का। किस चीज को? अपने कल्चर को, अपनी भाषा को। और आप उसी कल्चर और भाषा को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, चाहे आप पूरे कंट्री में कहीं पे भी चले जाओ। अगर बोले भाई साहब आप साउथ इंडियन हैं, और बीइंग अ साउथ इंडियन अगर मान लीजिए आप नॉर्थ में जाते हो तो वहां पे आप अपने कल्चर को, आप अपनी भाषा को फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी, बोले भाई साहब ठीक है। फिर इसके बाद में आर्टिकल नंबर 30 यहां पे कहता है क्या, कि अगर आप माइनॉरिटीज में आते हैं, माइनॉरिटीज में अगर आप आते हैं तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब पढ़ाई करने की जगह भाई साहब, हिंदुओं की बात करेंगे तो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात करेंगे तो मदरसास की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियंस की बात करेंगे तो जो कॉन्वेंट स्कूल आपके होते हैं, जैसे मिशनरीज भी कहा जाता है, उनके बारे में बात आप कीजिएगा। ठीक है। तो क्या कहा गया कि आप अपने पढ़ाई की संस्था वगैरह जो है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं टू प्रोवाइड द एजुकेशन रिलेटेड टू देयर कल्चर एंड लैंग्वेज टू देयर न्यू जनरेशन।
आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसको बोले भाई साहब क्या करने के लिए, अपने संस्कारों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी भाषा के बारे में सिखाने के लिए अगर आप चाहो तो आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है उसको स्टेब्लिश करने का काम जो होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब, ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, सब बोले पार्ट नंबर 3, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 30 तक हमने अभी तक यहां पे पढ़ा। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? हमने कहा कि हमें फंडामेंटल राइट दिए गए। किसके अगेंस्ट में सर? एक तो बोले भाई साहब स्टेट के अगेंस्ट में, और दूसरा अगर कोई सरकारी एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटलिटी है जिसके जरिए सरकार अपना काम जो है वो कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में भी क्या दिए गए? फंडामेंटल राइट दिए गए। लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट यहां पे हमसे छीन लिए जाए, मतलब फंडामेंटल राइट्स का अगर इंफ्रिंजमेंट कर दिया जाता है, तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन होगा, एग्रीव्ड मतलब दुखी, जिसके अधिकारों को छीना गया होगा, उसे क्या कहा जाएगा? एग्रीव्ड कहा जाएगा। तो उसको सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से एक अधिकार दिया गया और कहा गया सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में चले जाओ, शिकायत दर्ज करवा दो कि सर मेरा सो एंड सो फंडामेंटल राइट बनता है जो कि बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, और सामने वाले बंदे ने सो एंड सो पर्सन ने जो कि सरकारी आदमी है, यह सरकार की यहां पे जिम्मेदारी थी कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसको यहां पे इंश्योर किया जाए और छीनने ना दिया जाए, लेकिन मेरा अधिकार छीन लिया गया भाई साहब। तो ऐसे केस में अगर बात करेंगे तो मुझे चाहिए कि आप मुझे क्या करो, इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करो और सामने वाले बंदे को बोलो क्या, कि ये जो अधिकार यहां पे छीना गया है उसको वापस से क्या करो, दे दो। गॉट द पॉइंट। लेकिन सब बोले हमारे कंट्री में कोर्ट का जो सिस्टम उसके पास में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहां तक बोले हमारी बात ना पहुंच पाए। तो इवन आर्टिकल नंबर 226 के हिसाब से हमको ये भी अधिकार दिया गया है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं जाते हुए अपने ही स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसके पास में चले जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 226 हालांकि पार्ट नंबर 3 में नहीं आता है, ये सो ना बोले हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है तो रिट पिटीशन हाईकोर्ट के पास में फाइल करना ये हमारा फंडामेंटल अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये आर्टिकल 226 पार्ट नंबर 3 में नहीं आता है। तो हाईकोर्ट जो होगा वो हमारे इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। हाईकोर्ट हैव अ राइट कि भैया वो अपने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से क्या कर सकता है? मना कर सकता है। गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर हम जाते हैं किसके पास में? सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब चूंकि ये बोले भाई साहब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, पार्ट नंबर 3 में कवर होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना ही ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। गॉट द पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज, मना नहीं कर सकता, कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिट पिटीशन। आप बोले भाई साहब यहां पे हमारे इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। ये समझ में आया क्या? बोलिए साहब। चलिए फिर इसके बाद में सर रिट पिटीशन कुल मिला के कितने टाइप का होगा? 5 टाइप के रिट पिटीशन जो है वो बोले भाई साहब यहाँ पे आपके रहते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं? सर नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। रिट पिटीशन को लेके आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से बात जो है वो करूंगा तो नॉर्मली जा सकते हो, लेकिन आप अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हो तो सीधा हाई कोर्ट के पास में, और या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा उसी के पास में जा सकते हैं। ठीक है। चलिए कुल मिला के 5 टाइप के रिट पिटीशंस होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। कौन से? सबसे पहला आपका है, नाम दिया गया हैबस कॉर्पस। सबसे पहला जो रिट पिटीशन यहां पे आपका है, नाम क्या दिया गया? हैबस कॉर्पस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी। सर रिट पिटीशन का मतलब बता दो एक बार, हिंदी में बताया था मैंने आपको मेरे भाई, भूल गए? रिट मतलब नोटिस, पिटीशन मतलब केस। हमने सुप्रीम कोर्ट के पास में केस किया कि वो जो सरकारी डिपार्टमेंट है ना, ये बोले भाई साहब मेरे साथ में गलत कर रहा है, आप उसको नोटिस दो। आप उसको बताओ कि भैया प्रवीण चौधरी का फंडामेंटल अधिकार है, उस अधिकार को क्या ना करो, छीनो ना। उसको बोले क्या नहीं करेंगे? छीनेंगे नहीं। अंडरस्टूड पॉइंट? बोल ठीक है साहब। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी। हैबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। सर बोले पुलिस वालों ने, नारकोटिक्स वालों ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी जिसे कहा जाता है, किसी बंदे को उठा लिया।
है, क्या कर लिया, उठा लिया सर। किसी बंदे को उठा लिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। अब जब जेल में डाल दिया तो कहा गया, बोले भाई साहब एक सेकंड, क्या गुनाह किया, कारण तो बताओ। बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। बोले कुछ तो भी कांड किया। अरे कुछ तो भी कांड किया मतलब क्या, सबूत तो दिखाओ कि क्या सबूत है, क्या कारण है, क्यों आप इसको उठा के लेके जा रहे हो, कारण क्या है वो तो बताओ। कुछ कारण ही नहीं बता रहे और छोड़ भी नहीं रहे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस बात का मैं आपको देता हूं कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जो था, उसको उठा के जेल में डाल दिया भाई साहब। कौन लेके गए, नारकोटिक्स वाले लेके चले गए। क्या बोल के, कि इस बंदे के पास में ड्रग्स मिले हैं, ड्रग्स, ठीक है। ये बोल के उसको उठा के लेके चले गए, ठीक है। अब जब उठा के लेके गए तो भैया एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे कंट्री का कानून कहता है कि अगर आपने किसी बंदे को उठा के लेके गए होंगे ना, 24 घंटे का समय आपके पास में। कितने घंटे का, 24 घंटे का। उस बंदे को नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, उसके पास में लेके जाओ। नहीं लेके गए तो, नहीं लेके गए तो इसको छोड़ना पड़ेगा, राइट। अब ऐसे केस में बोले भाई साहब आपने उसको क्या नहीं किया, मजिस्ट्रेट के पास भी लेके नहीं गए और आप उसको छोड़ भी नहीं रहे, और जब आपसे कारण पूछा कि भैया क्यों अरेस्ट किया वो तो बताओ, आप वो कारण भी नहीं बता रहे, राइट। तो हम जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास में, हम जा सकते हैं सीधा हाई कोर्ट के पास में। हाई कोर्ट के पास में आर्टिकल 226 के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 के हिसाब से, और जाके केस फाइल कर सकते हैं कि सर सो बंदे को अरेस्ट किया गया है, उसको बोलो छोड़ देगा। हेबस कॉर्पस वर्ड यूज्ड इन साउथ मूवी, बस याद नहीं आ रहा है नाम, जय भीम इज द नेम ऑफ मूवी, जय भीम नाम है मूवी का। कोई तो भी आदिवासी होता है, सपेरा या सपोला ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उस बंदे को उठा के ले जाते पुलिस वाले, ये बोल के कि इसने क्या किया है, सरपंच के घर पे चोरी करी है। क्या क्या बोले, सरपंच के घर पे चोरी करी है, राइट। बोले चोरी करी तो ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो। ना तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जा रहा, ना उसके परिवार वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा, कुछ नहीं करने दे रहे भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे केस में हेबस कॉर्पस जो आपका था ना, वो यहां पे क्या किया गया, फाइल जो है वो किया गया, राइट। सागर डाउट बताओ बेटा, क्या डाउट है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाए। किसी बंदे को पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके चले गए, लेकिन ये नहीं बता रहे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और उसको छोड़ भी नहीं रहे। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास में या फिर हाई कोर्ट के पास में जा सकते हैं, और जाके वहां पे रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि सर या तो पुलिस वालों को बोलो कि हमें कारण बताएंगे, और अगर उनके पास में कोई जस्टिफाइड कारण नहीं है तो क्या कर देंगे, जिस बॉडी को, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है, डन। अगला है मेंडमस। मेंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। कमांड का मतलब क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना सर। सर कोई तो भी सरकारी डिपार्टमेंट है जिसको कोई तो भी एक काम दे के रखा हुआ है, मतलब आप ही के डिपार्टमेंट का काम है, बोले भाई साहब ठीक है, लेकिन आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। आपको बोले बार बार कह रहे हैं कि अपना काम जो है वो ईमानदारी से करो करो करो, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। एग्जाम्पल, वो मूवी देखी होगी ना आपने, रवि तेजा की। रवि तेजा साउथ इंडियन, जो कि हरियाणा का कुछ तो भी वो बनता है, हरियाणवी आदमी बनता है। उसके हाथ पे वो कुछ तो भी उसकी पार्टी का जो लोगो है वो रहता है, टैटू करवा के लाता है वो उस लोगों को, ठीक है, और बाद में फिर वो मर जाता है। और उसकी जगह पे जो बहरूपिया होता है वो वहां पे उसका जो बॉडी होती है उसमें घुस जाता है, ऐसा कुछ तो भी रहता है। उसमें एक सीन दिखाते हैं, बोले कि कोई तो भी विकलांग आदमी, उसके लिए सरकार ने एक, बोले भाई साहब स्कीम लेके आई कि उस बंदे को अगर, जो ये होता है क्या, टेलीफोन, जो ये रहता है एसटीडी, पीसीओ, वो बोले ओपन करने के लिए पैसा जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। तो सरकारी डिपार्टमेंट के पास में जाता है पैसा लेने के लिए, तो डिपार्टमेंट उसको पैसा दे ही नहीं रहा है। कहता है पहले एक काम कर, 10,000 रुपये तू मेरे को दे, अगर तू 10,000 रुपये मेरे को देगा तो बोले भाई साहब मैं तेरे को यहाँ पे क्या करूंगा, पीसीओ के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा मैं तेरे को दूंगा। अब ये बंदा कहता भाई साहब मेरे पास में अगर पैसा होता तो फिर मैं पीसीओ कैसे ओपन करता, या पीसीओ ओपन करने के लिए मैं क्यों तेरे पास में यहाँ पे आता, हाथ फैलाता, तो मैं खुद ही ओपन ना कर लेता, राइट। तो अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, जो चीज उसके दायरे में आ रही है वो उस काम को करने से मना कर रहा है, तो उस बंदे को कमांड दिया जाएगा, उस बंदे को ऑर्डर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट,
कि भैया जो चीज तुम्हारे इसमें आती है उस काम को तुम ईमानदारी से करो, ऐसा उसको यहाँ पे बोला जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है सब, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, सामने वाले बंदे को रोकना। किसको? अगेन सरकारी डिपार्टमेंट को। लेकिन सर जब प्रोहिबिशन की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो निचले कोर्ट है, निचले कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट आपका आता होगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो कोर्ट आपके आते होंगे, जितने भी कोर्ट आपके आते होंगे, तो उनको यहां पे रोका जाता है। सर किस चीज को करने से रोका जाएगा? तो बोले कोई केस है जो बेसिकली आपके पास में आना ही नहीं चाहिए था। मतलब अगर कोई बंदा गलती से आपके पास में आ जाए और ये पता चले कि वो केस आपका है ही नहीं, वो तो किसी दूसरे कोर्ट का केस है, तो आपको उसको कहना चाहिए भैया सो एंड सो कोर्ट के पास में जाओ, तो वो कोर्ट आपके केस को क्या करेगा? सॉल्व करेगा। पर आपने कहा अरे अरे आ जाओ मेरे पास में आ जाओ, आई विल सॉल्व दिस केस फॉर यू। गॉट द पॉइंट? तो अगर कोई केस गलत कोर्ट के पास में पेंडिंग है, तो उस कोर्ट को बोले भाई साहब वहां पे रोका जाएगा कि आप उस केस को सॉल्व करने का काम नहीं कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रोहिबिशन का नाम जो है वो दिया जाएगा। प्रोहिबिशन का मतलब यहां पे क्या हुआ? टू स्टॉप, सामने वाले को रोकना कि भैया ये काम जो है वो यहां पे आप मत करो करके। ठीक है चलिए, तो ये इंफीरियर कोर्ट्स को दिया जाएगा। इसके बाद में एक और आपका आता है, नाम दिया गया सरशरी। क्या नाम दिया गया? सरशरी। इसका मतलब क्या होता है? रिवर्स द वेग ऑर्डर। VAGUE, वेग ऑर्डर, रिवर्स द वेग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? सर जो केस था वो बोले एकदम सही कोर्ट के पास में फाइल किया गया था, उस कोर्ट के पास में जब हमने केस को फाइल किया, तो उसने बोले भाई साहब एविडेंसेस को देखा ही नहीं, हमारे एविडेंसेस को दरकिनार कर दिया, सामने वाली पार्टी से पैसे खा लिए और हमारे अगेंस्ट में बिना सबूतों को देखे, बिना बोले दोनों पक्षों की बातों को सुने, उसने कुछ तो भी ऑर्डर पास कर दिया, कुछ तो भी वेग ऑर्डर। वेग मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं होता, फालतू का कुछ तो भी बकवास ऑर्डर उसने क्या कर दिया? पास कर दिया। तो उसे क्या कहा जाएगा? सरसरी का नाम जो दिया जाएगा। ठीक है सर, रिवर्स द वेग ऑर्डर, सामने वाले को कहा जाएगा कि तुमने जो ये गलत ऑर्डर यहां पे पास किया है, इसको बोले क्या करो? वापस ले लो। उसको बोले क्या करो? वापस ले लो, ऐसा यहां पे आपको कहा जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या? सरसरी। फिर इसके बाद में अगला, सब बोले कुओ वारंटो। कुओ मतलब किसने, वारंटो मतलब अथॉरिटी दी। हु गेव यू द अथॉरिटी? कई बार ऐसा देखने को पाया जाता है, जैसे अभी रिसेंटली वापस से केस हुआ, क्या हुआ था भाई साहब? सर बोले गुजरात में कहीं की तो भी बात थी, शायद अहमदाबाद की बात थी। एक बंदा पिछले 5 साल से अपना बोले अलग कोर्ट चला रहा है, जज बन के बैठा हुआ है, और लोगों के केसेस को बोले वहां पे क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है। ठीक है, बाद में जाके बोले भाई साहब जब यहाँ पे शक हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ तो भी कांड वहां पे हो रहा है, तो क्या किया गया? छानबीन करी गई। जब छानबीन करी गई तो पता चला कि जो बंदा था वहां पे वो कौन था? ऐसे ही बोले कुछ तो भी टाइम पास था, और 5 साल से बोले क्या कर रहा था? केसेस सॉल्व करने का काम कर रहा था वहां पे। तो क्या किया जाएगा? सर उस बंदे को पहले पूछा जाएगा कि क्या आप सही में जज हो, या फिर किसने आपको अथॉरिटी दिया भाई साहब यहाँ पे आपको ये काम करने के लिए? और अगर उसके पास में जस्टिफाइड कारण नहीं होगा तो उसे कहा जाएगा चलो फिर हटो यहाँ से, आप जो सरकारी कुर्सी पे बैठे हो, आप ये कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो, या फिर जो सरकारी काम करने की बात आप यहाँ पे कर रहे हो, तो ये वाला काम जो है वो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा उसको कहा जाएगा। ठीक है चलिए, तो कुओ वारंटो मतलब हु गेव यू द अथॉरिटी, किसने आपको ये काम करने की अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे दी। ठीक है, और व्हाट इज द अथॉरिटी, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपके पास में इसका जस्टिफाइड कारण नहीं रहा, सही आंसर इसका अगर नहीं रहा, तो ऐसे केस में आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। एक एमसीक्यू क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा रिट पिटीशन है जो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में लिया जा सकता है, तो आंसर था हेबस कॉर्पस। गलत है, गलत है, आंसर होना चाहिए कुओ वारंटो। दिस शुड बी द आंसर। प्राइवेट पर्सन का मतलब सरकारी आदमी नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो जो रिट पिटीशन आपका होगा वो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में कौन सा वाला होगा? को वारंट वाला होगा। अरे भैया कोई प्राइवेट आदमी है, सरकारी आदमी नहीं है, और वो बंदा किसी सरकारी कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे एक्शन लेने की बात कर रहे हो कि भैया तुमको ये कुर्सी पे बैठने का अधिकार किसने दिया? तो वो कौन था? वो तो प्राइवेट बंदा था। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? तो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में ये वाला जो रहेगा ना, को वारंटो वाला, इसे ही किया जा सकता है। और भी डाउट है सर? हाँ तो बोलो ना, क्या डाउट है? जो भी डाउट है उसको फटाफट भेजो।
सर एक बार मेंडमस के बारे में बता दो। मेंडमस कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी ऑफिसर है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि भैया जो तुम्हारे दायरे में काम आता है उसको तुम ईमानदारी से करो। मेंडमस, ऑर्डर दिया जाएगा, कमांड दिया जाएगा। अगर किसी ने चोरी की और सेम टाइम पे मर्डर भी किया तो उसे सिर्फ मर्डर के बस पनिशमेंट ही मिलेगी 7 साल की, काय को चोरी की भी मिलेगी ना भाई। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा ना कि सामने वाले बंदे के ऊपर इतनी सारी धाराएं लगाई जाती कि पूछो मत। सामने वाले के घर में तुमने हाउस ब्रेक किया, घर में घुस गए, ठीक है, फिर उसके बाद में तुमने बोले भाई साहब सामने वाले का रेप कर दिया, फिर उसके बाद में अटेम्प्ट टू मर्डर किया, फिर उसके बाद में चोरी करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद में मर्डर भी कर दिया है। धारा 302, धारा 303, धारा 307, धारा 320, धारा 420 के तहत ये सजा दी जाती है, वो सजा दी जाती, सब कुछ। जितने कांड करेंगे उतनी धारा लगेगी भाई साहब, ठीक है। सर न्यूज में देखा सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्राइवेट प्रॉपर्टी अब ह्यूमन राइट है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है सर। प्राइवेट प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट है मतलब देखना पड़ेगा भाई एग्जैक्टली कि क्या बोला। हिंदू एंड मुस्लिम माइनॉरिटीज है क्या? हिंदू कहाँ से मुस्लिम ये हो गया, माइनॉरिटी हो गया? और अगर नहीं है तो वो कैसे गुरुकुल एंड मदरसा चला रहे हैं? एक सेकेंड। गुरुकुल जो है, अगर वो आप स्टेब्लिश वहां पे करते हैं तो इस पे कोई रोक टोक नहीं है। गॉट द पॉइंट। ये बहुत ध्यान से सुनो, आर्टिकल 30 के हिसाब से अगर बात मैं करूंगा तो जो मुस्लिम्स हैं सबसे पहली बात तो वो किस में आते हैं, माइनॉरिटी में आता है हमारे कंट्री के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो, ठीक है। तो वो मदरसा को स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं पे हिंदुओं को मना किया गया कि आप अपने गुरुकुल नहीं बना सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। हाँ भाई, चलिए। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? कल हो जाना चाहिए। हाँ जी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ पे आता है कि अगर मैं पार्लियामेंट के बारे में बात करूं, पार्लियामेंट कौन है, पहले ही पढ़ा अपन ने। सर हमारे कंट्री में लॉ बनाने वाली बॉडी जो है सेंट्रल लेवल पे उसे कहा जाता है क्या, पार्लियामेंट, ठीक है। ये तीन चीजों को मिला के बना है, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा काउंसिल ऑफ द स्टेट जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, और तीसरा लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल कह दीजिएगा, ठीक है। सर जो राज्यसभा आपका है उसे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और जो आपका लोकसभा है उसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। क्यों? सर क्योंकि पार्लियामेंट जो उसके 2 फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर जो आपका होगा वहां पे बोले भाई साहब आपका लोकसभा जो है उसका सेशन होता है, और जो ऊपर वाला फ्लोर है वहां पे बोले भाई साहब आपका जो राज्यसभा है उसका सेशन चलता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सिंपल राइट। चलिए, फिर इसके बाद में अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात यहां पे करूं तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सबसे पहली बात तो 15th वाले हैं। नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्या नाम बताएं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। इंडिया में अगर बात करेंगे तो हिंदी में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति महोदय कहा जाएगा अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो महोदया, पीछे में ए लग जाएगा। हाउस ऑफ द पीपल काउंसिल ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है ना? सुना नहीं या दिखा नहीं मेरे भाई? हैं? चलो, फिर इसके बाद में इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेल रहे फीमेल रहे दोनों केसेस में क्या कहा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाएगा। इंडिया के बाहर क्या कहा जाएगा, हिज और हर एक्सेलेंसी। अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होना है तो आपकी एज कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। आपको बोले वैसा सेरेमोनियल हेड के तौर पे भी कहा जाएगा, कॉल्ड एज व्हाट, सेरेमोनियल हेड ऑल्सो, ठीक है। ही और शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। इलेक्शन कैसे किया जाएगा, मतलब सिलेक्ट कैसे किया जाएगा कि कौन बंदा हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो बनेगा, तो इसके लिए वोटिंग की जाती है। कौन करेगा? सर जितने भी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स हैं उनके बीच में वोटिंग करी जाएगी, और जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ होगा उसके लिए वोटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद में सिलेक्शन किया जाएगा। सर टेन्योर मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, बोले 5 साल के लिए, और हालांकि आपका जो अपॉइंटमेंट होगा उसको वापस से रिन्यू करने का काम जो है वो भी किया जा सकता है, यानी कि और फिर से आपको दोबारा 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट करने का काम जो होगा वो किया जा सकता है, ठीक है डन। सब प्रेसिडेंट के पास में पावर क्या क्या है, प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या क्या कर सकता है? तो 4 पावर है भाई साहब मेनली, कौन से? सबसे पहला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल नंबर 123 के हिसाब से।
कौन सा पावर है? ऑर्डिनेंस मेकिंग से। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन, क्या नहीं है? दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ही नहीं है। तो ऐसे केस में अगर टेम्परेरी बेसिस पे कानून बनाना होगा, लॉ बनाना होगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर है कि आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा जो पास किया हुआ लॉ रहता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। सिंपल। ठीक है, लेकिन ये जो आपका ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा ये टेम्परेरी नेचर का होता है। मतलब अगली बार जैसे ही आपके लोकसभा और राज्यसभा का सेशन बैठेगा तो वैसे ही इस बात को बोले वैसा प्रेजेंट किया जाएगा। कहां पे? लोकसभा राज्यसभा के सामने। ठीक है, और वहां पे अगर ये पास हो गया तो अच्छी बात है, अगर पास नहीं हुआ तो इस ऑर्डिनेंस को यहां पे हटा दिया जाएगा। राइट बोल, ठीक है साहब। दूसरा सर, एग्जीक्यूटिव पावर भी है सर आपके पास में। जितनी भी सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सारी मिनिस्ट्रीज का जो हेड रहेगा, ठीक है, वो कौन होगा? वो बोले वैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपके रहेंगे। कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एट द सेंट्रल लेवल। अंडरस्टूड अपॉइंट, ठीक है साहब। और फिर इसके बाद में जुडिशियल पावर, ये बहुत ध्यान से सुन। अगर किसी बंदे को हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, सजाए मौत दे दी, तो उस बंदे को भी अगर माफी देनी है, पार्डन, पार्डन मतलब माफी देना, ठीक है, अगर किसी को माफी देनी है तो ऐसे केस में जो बोले भाई साहब आपका प्रेसिडेंट होगा वो उसको माफी देने का काम जो है वो भी कर सकता है। फिर इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब बोले मिलिट्री पावर भी है सर। कौन सा पावर है? मिलिट्री पावर। मतलब ये कि हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कमांडर इन चीफ का नाम जो है वो दिया जाता है। मतलब ये लगा लो कि हमारा जो बोले भाई साहब देश रहेगा उसमें जितनी भी पूरी की पूरी आर्मी है, फिर चाहे आप बोले भाई साहब यहाँ पे बात कीजिएगा मिलिट्री के बारे में या फिर वायुसेना के बारे में या फिर नौसेना के बारे में, तो उनका सबका हेड वैसे तो बोले राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड है वो कहलाते, लेकिन उनसे भी बड़ा हेड कौन रहेगा? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा उनको बोले मान के चला जाएगा। ठीक है, तो मिलिट्री पावर जो है वो बोले भाई साहब आपके पास में रहेगी। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूं तो राज्यसभा में मेंबर अगर आपको बनना है इसके लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा बोले एज जो आपकी है वो 30 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। फिर इसके बाद में टेन्योर जो आपका होगा 6 साल का रहेगा। मतलब सब बोले राज्यसभा में हर 6 साल के बाद में यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगा उसको रिन्यू करने का काम जो है वो किया जाएगा। सिलेक्शन, सब बोले जो विधानसभा है सारे के सारे स्टेट्स के अंदर उसमें वोटिंग करी जाएगी और बोले भाई साहब अपने अपने बंदे को नॉमिनेट करके यहाँ पे भेजा जाएगा। मैक्सिमम मेंबर यहाँ पे 250 हो सकते हैं जिसमें से 12 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करने का काम करेंगे और 238 लोग जो होंगे वो किसी न किसी स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो यहाँ पे करेंगे। 238 मेंबर है, किसी न किसी स्टेट और यूटी को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करने का काम जो होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे करेंगे। और बाकी जो 12 लोग यहाँ पे रहेंगे उनको बोले कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपका होगा वो नॉमिनेट करेगा। सर सेकंड वाला पॉइंट नहीं समझा, कौन सा? ये वाला एग्जीक्यूटिव पावर। सिंपल है सर, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सबका सुप्रीम हेड जो है वो कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाए जाते हैं सारे के सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे बनाए जाएंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया जा रहा होगा तो। राइट, चलिए इसके बाद में लोकसभा। सर लोकसभा में सबसे पहले अगर मैं मेंबर्स के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 550, जिसमें से 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी 530 जो आपके होंगे वो किसी न किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम जो होगा वो यहाँ पे करेंगे। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब? यस और नो बोल, ठीक है साहब। और फिर इसके बाद में क्वालिफिकेशन, अगर आपको लोकसभा में क्या करना है? खड़े होना है, ठीक है, लोकसभा का मेंबर अगर आपको बनना है तो आपकी एज कम से कम होनी चाहिए कितनी? 25 साल की। 5 साल के लिए आपका अपॉइंटमेंट जो होगा किया जाएगा, मतलब हर 5 साल के बाद में इलेक्शन जो होंगे वो होते हैं और डायरेक्टली जो हमारे कंट्री के लोग हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर की है और जिनके पास में वोटिंग कार्ड है तो वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वोट करके लोकसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करने का काम जो होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे कर सकता है। सर जो 5 सीट वैकेंट थी राज्यसभा में वो अब नहीं है, है ना? ध्यान से सुनो, राज्यसभा में अगर मैं बात करूंगा तो 250 सीट जो आपकी यहाँ पे है ये मैक्सिमम है, ठीक है। उसमें से अभी अगर मैं बात करूंगा
तो 233 सीट्स जो हैं ये बोले आपके वहां पे फिल करी हुई हैं, और 5 सीट जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कल को जाके जब हमारे पास में आ जाएगा तो उसको अलग से स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और या फिर यूटी जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और 5 सीट बोले वहां की रहेगी। सेम ऐसे अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करूं तो जहां पे आपने 550 के बारे में बात यहां पे करी, तो अभी फिलहाल ये 550 में से 543 सीट्स ऐसी हैं जो कि फिल है, और कुल मिला के 7 सीट यहां पे ऐसी है जो कि अगेन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिसाब से है, और ये फिलहाल क्या है आपकी वेकेंट है। सर जो मिनिस्ट्री सेंट्रल के अंडर आती है उनके हेड प्रेसिडेंट होंगे, राइट, उनके सुप्रीम हेड। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड कौन है? निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड कौन है? निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हेड कौन है? मिस्टर पुरी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड कौन है? जयशंकर जी। लेकिन इन सबके भी सुप्रीम हेड कौन कहलाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये ऐसा लगा लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। सर ऑर्डिनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल दोनों अलग होते हैं क्या? ऑर्डिनरी बिल क्या होता है मेरे भाई, तुम बताओ एक बार। ये ऑर्डिनेंस बिल कितने टाइम तक वैलिड होता है? जब तक कि आपका जो सभा रहेगा वो चालू नहीं होता तब तक के लगा लो। अगर डिटेल में अपन बात यहां पे करेंगे तो ऐसा लगा लो कि जब आपका लोकसभा और राज्यसभा का सेशन स्टार्ट होगा ना, तो यहां से लेके 6 हफ्ते तक ये वैलिड रहता है। यानी कि इस बिल को, मतलब जो ऑर्डिनेंस यहाँ पे पास किया गया है, इसको अगर एक्ट में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है तो ये 6 हफ्ते के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर इसको 6 हफ्ते से ज्यादा का समय लग रहा है तो जो आपका ऑर्डिनेंस होगा उसको यहाँ पे वॉइड मान लिया जाएगा। 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं 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 करते हैं क्या? सर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब क्या होता है? ऐसा कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास में है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या? 7 सीट इन द लोकसभा फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पीओके जो है इसको हम अपना ही पार्ट मान के चलते हैं, और कल जब बोले वैसा भी ये पार्ट हमारे पास में आ जाएगा तो वहां पे भी इलेक्शन करवाएंगे। अभी फिलहाल के लिए उसकी 7 सीटें जो है वो क्या है, खाली पड़ी है, ऐसा बोला जा रहा है। समझा? डन। कोई और डाउट भाई साहब? यहां तक किसी को कोई और टाइप का डाउट अगर है तो प्लीज आस्क। अगला भी पढ़ ही लेते हैं। सर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेवल पे जो कानून बनाने वाली अथॉरिटी होती है उसे क्या कहेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया, अगर मैं ये 6 स्टेट्स के बारे में बात करूं, कौन सा? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है। ये अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं कि 3 बॉडीज को मिला के यहाँ पे क्या बनता है? स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है। सबसे पहला गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये बोले स्टेट का क्या रहेगा? हेड रहेगा। अगर मैं गवर्नर के पावर के बारे में बात करूं तो लगभग जो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में रहती है सेंट्रल को लेके या पूरी कंट्री को लेके, वही वाली पावर जो है वो गवर्नर के पास में रहती है उसके रिस्पेक्टिव स्टेट को लेकर। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टेट के पास में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी खुद की मिलिट्री है क्या? नहीं है सर। अपनी खुद की आर्मी है क्या? बोले नहीं है सर। नौसेना या वायुसेना है क्या? बोले नहीं है सर। तो अगर वो नहीं है तो बोले आपके पास में मिलिट्री पावर नहीं होगा। इसके अलावा आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए अगर आपको लॉ बनाना है, ऑर्डिनेंस अगर आपको पास करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 213 के हिसाब से दिया गया है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे तो आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि आपके स्टेट लेवल में आती है, तो उसमें बोले वैसा अगर बात करेंगे तो आपको एग्जीक्यूटिव हेड का नाम जो होगा वो यहां पे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में जुडिशियल पावर भी आपको दिया गया क्या, कि अगर हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या फिर सेशन कोर्ट ने अगर किसी को सजाए मौत दे दी और उस बंदे को अगर माफ करना होगा, तो उसके लिए अर्जी जो है वो बोले भाई साहब आप ही के पास में आएगी, और आप उसको पार्डन यानी कि माफी जो है वो आप दे सकते हैं। पुलिस फोर्स होती है सर, यस पुलिस फोर्स होती है, लेकिन वो आर्मी में नहीं आती, ठीक है। उसको मिलिट्री नहीं कहा जाएगा। चलिए, फिर इस में विधानसभा। सर यहाँ पे मेंबर जो आपके रहेंगे कम से कम 60 होने चाहिए, मैक्सिमम बोले 500। और बोले यहाँ पे भी इलेक्शन क्या होंगे? 5 साल के बाद में होंगे। हर 5 साल में विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं और वहां पे डिसाइड किया जाता है कि कौन वहां पे अपॉइंट किया जाए और कौन ना किया जाए। फिर इसके बाद में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में बात करूं तो मेंबर कम से कम 40, और मैक्सिमम जितने
विधानसभा में है उसका 1/3 जो होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। राइट बोल, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो क्या कहा गया, सब बोले 500 का 1/3 अगर जैसे आप निकालोगे, विधानसभा में अगर मैक्सिमम 500 है तो उसका 1/3 अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 167 जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, टेन्योर ऐसा कोई फिक्स्ड टेन्योर यहाँ पे आपका नहीं है कि कितने समय के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा, लेकिन है सर जो टोटल मेंबर आपके होंगे ना, उसमें से 1/3 जो आपके होंगे वो बोले हर 2 साल के बाद में क्या होंगे, रिटायर जो है वो यहाँ पे आपके हो जाएंगे। अंडरस्टूड अपॉइंट भाई साहब, यस और नो, क्लियर है? ये समझ में आया क्या, हाँ और या फिर ना, क्लियर दिस पॉइंट। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या सर बोले गवर्नर जो आपका रहेगा, गवर्नर जो आपका रहेगा शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शेल वर्क टिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर्स। ठीक है, जब तक कि वो चाहे तब तक के। गवर्नर का एज क्या होना चाहिए, 35 साल। अगर आपको गवर्नर जो है उसके तौर पे अपॉइंट होना है तो 35 साल का एज जो है वो होना चाहिए। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, इसमें क्या बेटा, सिंपल है कि अगर मान लीजिए आपके विधान परिषद में जितने भी मेंबर हैं, टोटल जितने भी मेंबर होंगे, उसमें से 1/3 जो है ना वो हर 2 साल में रिटायर होंगे। अब जैसे आपने कहा 167 मेंबर है, 167 को डिवाइड बाय क्या कर दो, 3 कर दो। सर गवर्नर 5 साल के लिए नहीं होंगे, नहीं, नहीं 5 साल के लिए नहीं होंगे तो सर जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तब तक आपका अपॉइंटमेंट जो होगा वो वहां पे रहेगा, उसके बाद में आपको हटा दिया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि 5 साल तक के लिए इसका अपॉइंटमेंट कंटिन्यू होना चाहिए तो 5 साल। अगर अगर आपका प्रेसिडेंट चाहे कि पहले उसको हटाने का है तो पहले भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, तो 167 डिवाइड बाय 3 निकाल लो भाई साहब, कितना आता है। मेरा मैथ्स कमजोर है लेकिन 5×3 = 15, 17, फिर से 5×3 = 15, 20, 5×6 = 30, नहीं 6×3 = 18, 5×6 = 30, शाबाश, 6×3 = 18। ठीक है, तो 55.67 लोग जो आपके रहेंगे ना इसके आसपास के जो हैं, वो बोले भाई साहब क्या होने चाहिए, आपके हर 2 साल में रिटायर जो है वो हो जाएंगे। वर्क डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द असेंबली, अरे बाप रे बाप, पूरा एलएलबी यहीं पे करना है क्या, पूरा एलएलबी जो आपका होगा वो यहीं पे करना है क्या? राज्यसभा और लोकसभा के काम के बीच में जो डिफरेंस आपका होगा, वही डिफरेंस जो आपका है वो विधानसभा और विधान परिषद के काम के बीच में रहेगा। ठीक है, बाकी जब आप एलएलबी पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, सीएसडब्ल्यूटी में इतना डेप्थ में ये चीज जो है वो आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है चलिए, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में उसी स्टेट के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का भी कोई रोल होता है क्या? रत्नाकर मेरे भाई, इंटेंशंस कहाँ है आपके यहाँ पे, मुझे कुछ अलग लग रहा है। मुझे कुछ अलग लग रहा है। चलिए, ये समझ में आया सभी के सभी लोगों को, क्लियर है? रत्नाकर, ऐसे क्वेश्चन आने तो नीचे भाई साहब वहां पे, क्योंकि सीएसडब्ल्यू के सिलेबस में ये सब चीजें है ही नहीं। हम्म। चलिए, तो रुकते हैं फिलहाल के लिए यहीं पर ही और मिलेंगे अपन अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय द बाय।